लाइट रिएक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। और लाइट रिएक्शन होती कहाँ पे? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर, और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के स्टैक को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। तो मतलब लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? ग्रेना के अंदर। तो डार्क रिएक्शन कहाँ पे होगी? स्ट्रोमा के अंदर। चलो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कौन सा? डार्क रिएक्शन को हमने कभी शायद फोटोसिंथेटिकली कार्बन रिडक्शन, या फिर शायद हमने इसको कभी कार्बन असिमिलेशन लिखा था। आज मैं इसका एक और नया नाम लिख रही हूँ, दैट इज बायोसिंथेटिक पाथवे। क्या मतलब हुआ इसका? बायोसिंथेटिक पाथवे बायोलॉजिकल रिएक्शन किसको कंसिडर किया जाता है? जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है? रूबिस्को एंजाइम। डार्क रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व है? रूबिस्को एंजाइम। दैट्स वाई हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है। सो बायो एंड यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है। तो दैट्स वाई इसको क्या बोलेंगे? जैसे ही हमने लाइट रिएक्शन को कभी फोटोकेमिकल रिएक्शन बोला था, अब इसको बोलने जा रहे हैं हम क्या? बायोसिंथेटिक रिएक्शन। अच्छा सुनो, इसमें सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं C3 साइकिल के बारे में। तो जल्दी से इधर देखें सामने। अब C3 प्लांट के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे आपने सुना होगा वीट हो गया, राइस हो गया एंड टमाटर हो गया। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखना काम के, वीट, राइस और क्या? टमाटर। ये कौन से प्लांट होते हैं? C3 प्लांट होते हैं। अच्छा पहले सुनो, इसमें इसको डिस्कवर किसने किया था? साइंटिस्ट कैल्विन मेल्विन ने। कैल्विन मेल्विन ने। सोचो इसके पेरेंट्स कितने क्रिएटिव थे। बच्चे का नाम रखना है, मेल्विन सरनेम है तो उसको कैल्विन कर दो, हो गया। ठीक है। अच्छा इस साइकिल के अंदर नहीं, और कुछ लोग तो नाम ही नहीं रख पाते हैं। चलो इधर देखो, तो इसके अंदर ये हाँ निशान भैया चुप हो जाओ। आपने कभी राइबुलोज शुगर के बारे में सुना है? कितने कार्बन की शुगर थी राइबुलोज? वेरी नाइस। जैसे राइबोज होता है, उसका जो कीटोन फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? राइबुलोज। तो ये राइबुलोज के 5वें कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट है। तो ये हो जाएगा राइबुलोज 5 फॉस्फेट। एंड ये क्या इसको शॉर्ट में RUP लिखा जा सकता है? राइबुलोज फॉस्फेट। हालांकि बेटा ये CO2 को रिसीव नहीं कर सकता है। तो अगर ये CO2 को रिसीव करना होगा इसको, तो पहले इसको एक्टिवेट होना पड़ेगा। एंड एक्टिवेट होने का मतलब इसको एनर्जी चाहिए होगी, है ना? और एनर्जी मतलब क्या हो गया? फॉस्फेट। पढ़ा चुकी हो। तो इसमें एक फॉस्फेट हम लोग और जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। और इसको क्या शॉर्ट में RUBP लिखा जा सकता है? राइबुलोज बिस फॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट आया कहाँ से? ये फॉस्फेट आया कहाँ से? ATP से। तो ATP यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा ADP के अंदर, और जो फॉस्फेट होगा वो यहाँ जाके जुड़ जाएगा। अच्छा एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में फॉस्फेट कौन ट्रांसफर करता है? काइनेज। चलो वो नहीं लिखना है, या लिखे देते हैं। तो यहाँ पे एंजाइम क्या होगा? काइनेज हो गया। ठीक है। नाउ अब इसके अंदर ये RUBP जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब ये क्या करेगा? CO2 को रिसीव करेगा। तो इसको बोला जाएगा CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। के पास बताओ कार्बन कितने? 5 कार्बन। और ये 5 कार्बन का जो कंपाउंड है यहाँ पे 1 कार्बन के CO2 को रिसीव करेगा। तो 5 + 1 कितना हुआ? तो ये यहाँ पे कौन आ गया? CO2 आ गया। अच्छा अगर मैं बात करूँ कि जो प्लांट एक्वेटिक है, जो पानी में पूरे डूबे हुए होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं, उनको CO2 कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन समझ आ रहा है? मैं बोल रही हूँ कि जो वाटर सबमर्ज्ड प्लांट होते हैं उनके लिए CO2 गैसेस कहाँ से आती है? तो कभी भी ध्यान रखना, ये CO2 जो है वो गैसियस फॉर्म में इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। CO2 आप लोगों ने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, फिर क्या बनता है? कार्बोनिक एसिड होता है। एंड कार्बोनिक एसिड क्या होगा? यहाँ पे डिसोशिएट होता है H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन के अंदर। तो यहाँ पे ये बाइंड कौन हो रहा है? यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन बाइंड हो रहा है। तो एग्जैक्टली जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर जो CO2 होती है, एटमॉस्फेरिक CO2, वो पानी में क्या हो जाती है? डिजोल्व हो जाती है। एंड डिजोल्व होने के बाद क्या बनता है? बाइकार्बोनेट आयन बनता है। ठीक है। क्या हो अगर पानी के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट अगर डिजोल्व कर दिया जाए, बेकिंग सोडा अगर पानी में डाल दिया जाए
और प्लांट अगर कोई सबमर्ज्ड प्लांट है तो उसकी फोटोसिंथेसिस रेट पे क्या इफेक्ट आएगा। कॉमन सेंस की बात है कि सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम है और बाई कार्बोनेट में डिसोशिएट हो जाएगा, एंड यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो है वो किसका सोर्स है, CO2 का सोर्स है। एंड कॉमन सेंस की बात है कि जब CO2 बढ़ेगी तो फोटोसिंथेसिस की रेट भी बढ़ेगी, सिंपल। अच्छा, अब हुआ क्या कि 5 कार्बन का जो कंपाउंड है वो एक कार्बन CO2 को पिक करके कन्वर्ट हो गया किसमें, 6 कार्बन के कंपाउंड में। पर बड़े दुख की बात है कि 6 कार्बन का जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल हो जाए, जो टूट जाएगा। और अगर 6 कार्बन के कंपाउंड को बीच में से तोड़ा जाए तो क्या बनेगा, 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और ये 2 मॉलिक्यूल कौन होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड, जिसमें जुड़ा है एक फॉस्फेट तो ये बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अच्छा, इस स्टेप पे हुआ क्या है, CO2 जुड़ी है ना, तो CO2 का जुड़ना कार्बोक्सिलेशन, CO2 का हटना डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे CO2 किसके साथ जुड़ रही है, RUBP के साथ। तो एंजाइम का नाम क्या होगा, राइबुलोज बेस कार्बोक्सिलेज। हालांकि इसका पूरा नाम होता है राइबुलोज बेस कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी कि क्या होता है वो। पर अभी फिलहाल ध्यान रखना कि यहाँ पे ये क्या मतलब हुआ, राइबुलोज बेस का क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो ये काम कौन कर रहा है, रूबिस्को एंजाइम कर रहा है। एंड इट्स पूरे फोटोसिंथेसिस में सबसे क्रूशियल या मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ही कौन सा हुआ, कौन सा, कार्बोक्सिलेशन स्टेप। ये एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। क्यों, सिंपल सी बात है बेटा, CO2 ही नहीं जुड़ेगी तो बाकी सब बकवास है। फोटोसिंथेसिस में अगर जहाँ पे CO2 ही एडिट नहीं होगी तो बाकी बातें तो सब लाइट रिएक्शन, बाकी की सारी स्टेप जो है बकवास है। तो सबसे मोस्ट क्रूशियल स्टेप कौन सा होता है, कार्बोक्सिलेशन, है ना। चलो आगे बात कर दे। अब आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ी, बस उसको उल्टा करना है। ग्लाइकोलाइसिस में आपने याद है पागल से क्या बनाया था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाया था। तो आपने वहां पे एल्डिहाइड को कन्वर्ट किया था, एसिड में तो ऑक्सीडेशन किया था। एंड फोटोसिंथेसिस में क्या करना होता है, रिडक्शन करना होता है। तो रिडक्शन करने के लिए वापस इसमें आपको हाइड्रोजन जोड़नी होगी। भैया आपने ग्लाइकोलाइसिस में यहाँ पे NAD को कन्वर्ट किया था NADH2 में, तो इसका उल्टा करना है बेटा कि यहाँ पे NAD नहीं होगा, यहाँ पे होगा NADPH2 और NADPH2 कन्वर्ट होगा किसमें, NAD के अंदर। तो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और एसिड से वापस क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। और सही बात है, फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे करना क्या होता है, हमें रिडक्शन करना होता है ना, क्योंकि रिडक्शन से चीजें सिंथेसाइज होती है। और चैप्टर शुरू हुआ तब मैंने बताया था कि रिडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीडेशन में एनर्जी रिलीज होती है, रिडक्शन में एनर्जी रिक्वायर होती है। तो एनर्जी अगर यहाँ पे रिक्वायर होगी तो ATP कन्वर्ट होगा इसमें ADP और फॉस्फेट के अंदर। बात है गई समझ में, ठीक है। अब ये बन जाएगा कौन, पागल। एंड ये जो 3 कार्बन की शुगर है, क्या ये अपने आप डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। और फिर ग्लाइकोलाइसिस में आपने और क्या पढ़ा था कि इसका और इसका मॉलिक्यूल, आपने वैसे सुना था कि फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट टूटने के बाद इनको बनाता है। तो इसका उल्टा, इन दोनों को जोड़ के आप वापस क्या बना दोगे, ये। फिर यहाँ से बन जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनेगा, नहीं बनाना है, यहीं से आगे जाके ये या तो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे। याद है हमने एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन बनाया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, तो यहाँ से हम प्लांट में क्या बना लेंगे, स्टार्च बना लेंगे। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये ग्लाइकोलाइसिस का उल्टा कर दिया। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट जिसको तोड़ा था, पागल बनाया था। फिर पागल को हमने ऑक्सीडाइज कर दिया था तो एसिड बन गया था, बस, ठीक है। नाउ अब वापस देखो इधर। तो अगर ध्यान से देखो तो बेटा ग्लूकोज के पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। पर अगर डायग्राम में ध्यान से देखो तो 6 कार्बन तो बेटा CO2 से तो एक ही कार्बन आ रहा है, राइबुलोज से 5 कार्बन आ रहे हैं ना। पर ऐसा सत्य नहीं होता है। हम बोलते हैं कि ग्लूकोज के 6 कार्बन CO2 से आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे,
इसके 6 मॉलिक्यूल होंगे, तो इसके 6 मॉलिक्यूल को पिक करने के लिए इसके भी कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? तो यहाँ पे 6 कार्बन का जो अनस्टेबल कंपाउंड बनता है इसके भी कितने मॉलिक्यूल होंगे? अच्छा, अगर आपके पास ये 6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, दिख रहे हैं, इनको अगर बीच में से तोड़ा जाए तो अब 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हो गए टोटल? 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए। समझ आ रही है बात? तो अब ये 2 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 मॉलिक्यूल, और 12 मॉलिक्यूल में से 6 मॉलिक्यूल तो ये हो गए, एंड इसके भी कितने हो जाएंगे? 6 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। कोई परेशानी? तो यहाँ पे इनका एक मॉलिक्यूल जो है 1 मॉलिक्यूल, वो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज के अंदर। तो बाकी अभी क्या बचे? इसके 5 मॉलिक्यूल बच गए, इसके भी क्या हो गए? 5 मॉलिक्यूल बच गए, जिनका आप क्या करें? ऐसा होता है कि बेटा आपने स्ट्रोमा से क्या उठाया था? RUP उठाया था, और इस तरह से फोटोसिंथेसिस में अगर RUP कंटिन्यूसली अगर कंज्यूम होता गया तो एक समय ऐसा आएगा कि स्ट्रोमा के अंदर RUP खत्म हो जाएगा। तो हमें ईमानदारी से क्या करना चाहिए था कि जितने आपने RUP यहाँ से उठाए हैं उतने ही वापस रीजनरेट करके स्ट्रोमा के अंदर वापस उनको बैलेंस कर दीजिए, ताकि अगली बार फोटोसिंथेसिस में आपको RUP मिल पाए, है ना। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये स्टेप हो जाएगा रीजनरेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा यहाँ पे? और रीजनरेशन किसका हो जाएगा? RUP का। तो अगर आपने 10th क्लास पढ़ी होगी तो 10th क्लास में अगर आपने स्टेप्स के नाम लिखे होंगे तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलेशन, दूसरा हो जाएगा रिडक्शन, एंड तीसरा हो जाएगा रीजनरेशन। तो पहला स्टेप क्या? सामने देखते रहे, कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्या हो जाएगा? RUBP। दूसरा रिडक्शन किसका हो रहा है? हाँ, रिडक्शन ऑफ PGA। एंड तीसरा रीजनरेशन किसका हो रहा है? वेरी नाइस। तो तीसरा हो जाएगा रीजनरेशन ऑफ RUP। कोई परेशानी इसमें? अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें कार्बोक्सिलेशन के बाद जो पहला कंपाउंड बनता है 6 कार्बन का उधर, तो टेक्निकली तो उसको C6 साइकिल बोलना चाहिए ना। नहीं, ये जो कंपाउंड बनता है ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। जो सबसे स्टेबल पहला कंपाउंड बनेगा, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड आफ्टर द कार्बोक्सिलेशन, तो वो कौन होता है? PGA। एंड इसके पास कार्बन कितने होते हैं? 3 कार्बन। दैट्स वाई आप इसको क्या बोलते हो? C3 साइकिल। तो क्या मैं इसको और यहाँ पे PGA साइकिल भी बोल सकती हूँ, फॉस्फोग्लिसरेट साइकिल, और क्या बोलेंगे इसको? फॉस्फोग्लिसरेट साइकिल। अच्छा, ये साइकिल होती कहाँ पे? इन स्ट्रोमा। कहाँ पे होगी? स्ट्रोमा। अब जरा याद कीजिए, आपने लाइट रिएक्शन में पढ़ा भी होगा कि 1 CO2 को अगर आपको फिक्स करना है तो एक्चुअल में आपको 3 ATP और 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको एक ग्लूकोज बनाना है तो एक ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको 6 CO2 को फिक्स करना होगा, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 18 ATP एंड 12 NADPH2 रिक्वायर होंगे। बताऊं कैसे? देखिए डायग्राम, अगर बेटा इसके 6 मॉलिक्यूल है तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल उठाओगे आप यहाँ से? तो इसके भी 6 मॉलिक्यूल होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6, और ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अच्छा, ये 12 मॉलिक्यूल है तो ये भी कितना हो गया? 12, 12, 12 और 12। अब सुनो, आप बोलते हो ना कि 18 ATP की नीड होती है, तो देखो ये 12 प्लस 6 कितना हुआ? हो गया, ठीक है। और आप बोलते हो कि 12 NADH2 की नीड होती है, वो ये रही। कोई परेशानी नहीं। तो इस स्टेप के अंदर पहले साइंटिस्ट का ऐसा मानना था, प्रीवियस एस्टिमेशन था कि एक्चुअल के अंदर फोटोसिंथेसिस में 2 कार्बन का कोई कंपाउंड है। ऐसा मानते थे कि कोई 2 कार्बन का कंपाउंड है जो यहाँ पे 1 कार्बन के CO2 को और फिर क्या बनाता है? 3 कार्बन का कंपाउंड बनाता है। और अब आप लोग देख रहे हो इस साइकिल के अंदर क्या हुआ कि CO2 को पिक करने वाला जो कंपाउंड है वो 2 कार्बन का नहीं है बेटा, 5 कार्बन का है। पेंटोस शुगर है, राइबोलोज बिस फॉस्फेट होता है, जो यहाँ पे जुड़ने के बाद क्या बनाता है? 6 कार्बन का कंपाउंड बनाता है। बट ये 6 कार्बन का जो कंपाउंड है वो अनस्टेबल होता है, जो अनस्टेबल होने की वजह से टूटने के बाद कितने कार्बन का कंपाउंड बनाएगा? 3 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा। तो ये वाला जो डेटा है ये आपका डेटा है,
तो इसका मतलब ये वाला तो रिएक्शन रॉन्ग हो गया और सही वाला रिएक्शन ये हो गया। अच्छा, केल्विन मेल्विन को ये कैसे पता चला? साइंटिस्ट का पहले ये मानना था, फिर केल्विन मेल्विन ने ये पता किया। एक ऐसी टेक्निक जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है बायोलॉजी में, रेडियो आइसोटोप टेक्निक। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे केल्विन मेल्विन ने यहाँ पे यूज किया था रेडियो आइसोटोप टेक्निक। एंड रेडियो आइसोटोप का मतलब हुआ कि उन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो यूज किया था, वो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 नहीं था, वो कार्बन क्या था, 14 था। समझ आया? तो कार्बन 14 को पिक करने के बाद क्या हुआ और कैसे बना, वो कहानी ये रही। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने मॉडल ऑर्गेनिज्म क्या यूज किया, क्लोरेला, और एक होता है सेनेडेस्मस एल्गी। आप एक बस क्लोरेला याद कर रख लेना, बहुत है। तो उन्होंने यहाँ पे लिख ही देती हूँ मैं, चलो, क्लोरेला एंड यूज किया था कौन सा, सेनेडेस्मस। ये दोनों ग्रीन एल्गी होती है। तो C3 प्लांट की डिस्कवरी एल्गी पे हुई थी। तो इसका मतलब एल्गी क्या होते हैं, C4 प्लांट होते हैं कि C3 प्लांट होते हैं? सभी एल्गी बेटा C3 प्लांट होते हैं, C4 नहीं होती है। ठीक है, सभी एल्गी। तो आपको कुछ भी एग्जाम में दे दे, क्लेमाइडोमोनास कौन से होते हैं, C3 C4? ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, C3। कोई परेशानी इसमें? तो इस तरह से मुबारक हो, आपका C3 साइकिल हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे C4 साइकिल। ठीक है।